हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 8 हाशियाकरण से निपटना यानी कि हाशियाकरण को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून और भी बनाए गए हैं, जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ निम्न प्रकार के हैं। अनुसूचित जाति एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, तो अब मैं ये जो अनुसूचित जाति है इसको एससी बोलूँगी यहाँ पर वर्कशीट में, और अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा वर्ड है तो ज़ुबान मतलब थोड़ी लड़खड़ा आ जाती है बोलने में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। एससी एसटी के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सज़ा का प्रावधान है। एससी एसटी के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना, उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचे, इस पर सज़ा का प्रावधान है। एससी एसटी के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की हुई ज़मीन पर कब्जा करने पर भी सज़ा का प्रावधान है। एससी एसटी की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करने या उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ स्पेशल कानून बनाए गए हैं जो कि मेनली एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 89 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये 1989 में बनाए गए थे कानून। ठीक है, और पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करने वाले जो लोग होते थे उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। उनको बिल्कुल ही जिस तरीके के अत्याचार इसमें लिखे हुए हैं उस टाइप का कुछ होता था। आज भी गांव देहात वाले इलाकों में जहाँ पर मतलब एकदम ही पिछड़े जैसे गांव होते हैं तो उनके अंदर भी आज भी ये सब जो है होता है, और इन सब चीज़ों की निवारण के लिए ही ऐसे कानूनों को, ऐसे अधिनियमों को लाया गया था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, यानी कि जो एससी एसटी पीपल थे इन्होंने ये मांग की थी सरकार से कि इस तरीके के कानून जो हैं वो लाए जाएं। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फ़र्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। पहले क्या होता था कि दोषियों को सज़ा नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये चूँकि ये कानून बन गए थे ये सब, तो इसके अंतर्गत अगर जैसे केस फाइल होता है और ये सिद्ध कर दिया जाता है कि सामने वाला अगर दोषी है तो उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसको सज़ा भी मिलती है। फिर नेक्स्ट है आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्ज़े की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। 1989 का जो अधिनियम है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपनी ज़मीन पर अपना हक जताने के लिए जो है, यानी कि जंगलों की जो ज़मीन है, ये आदिवासी वहाँ पर हमेशा से रहते आए हैं, तो ये एक तरीके से उनका घर है जंगल, तो उस पर अपना हक जताने के लिए और जो दूसरे लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है जंगलों पे, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई या कोई लकड़ी काटने वाले जो पेड़ काटने वाले उद्योग हो गए, ऐसे उद्योगों ने जो कब्ज़ा कर रखा है उसके खिलाफ इन अधिनियमों को उपयोग किया जाता है। ठीक है, संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहाँ ऐसा हुआ तो वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।
यानी कि जो आदिवासी को जो ज़मीन अलॉट हुई है वहाँ पर आदिवासी उसे किसी गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते। गैर आदिवासी क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से शहर से कोई आ गया और उसने बोला कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री डालूँगा, आप मुझे ये जो जगह है वो अपनी बेच दो, तो कोई आदिवासी आदिवासी को तो दे सकता है लेकिन गैर आदिवासी को नहीं दे सकता, ठीक है। तो वो जो जंगल की जगह है वो किसी जो आदिवासी है जो जंगल में रहता है उसी को बेच सकता है, ठीक है। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। ये सरकारें ही हैं जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल और आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनकी परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। तो यहाँ पे जो सीके जानू जो कि आदिवासी कार्यकर्ता हैं, ये आदिवासियों के लिए काम करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं और मतलब आदिवासियों को उनके हक बताते हैं। तो ये उनकी तरफ से बोलते हैं कि ये सरकार ही है जो ऐसा परमिट जारी करती है। पहली बात तो ऐसी कंपनियों को परमिट जारी करना ही नहीं चाहिए सरकार के द्वारा कि आप जाके वहाँ पे उद्योग करो और मतलब वहाँ पे जाके लकड़ियाँ काटो, पेड़ काटो, ठीक है। तो वो सरकार परमिट जारी करती है तभी तो वो ये सब करते हैं। तो और क्या कहते हैं, आदिवासियों को वहाँ से हटाकर और उनकी ज़मीन का दोहन करते हैं, यानी कि उनकी ज़मीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल कर दिया जाता है। देखो जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य का मतलब होता है कि जैसे ये टाइगर रिजर्व बना दिया कहीं, कोई क्या बोलते हैं जिम कॉर्बेट वाइल्ड नेशनल पार्क बना दिया कि यहाँ पे इस प्रजाति के जो जीव जंतु है ये पाए जाते हैं इसलिए ये उनके लिए संरक्षित है। अब ऐसे ऐसे करके तो सारे जंगल ही रिजर्व हो जाएंगे, जानवरों के लिए तो इंसान कहाँ रहेंगे जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये अभयारण्य बना के, नेशनल पार्क बना के जो है जंगल को रिजर्व किया जा रहा है, जिसके कारण अब वहाँ पे फिर इंसान तो रहेगा नहीं, वो तो जानवरों के लिए संरक्षित हो गया वो क्षेत्र। तो इसलिए सरकार वहाँ पर भी आदिवासियों से उनकी ज़मीनें छीन लेती है, ठीक है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं का निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो यहाँ पे मिस्टर जानू ये बोलते हैं कि जैसे आदिवासी इधर से उधर घूमते रहते हैं तो उनको बसाने के लिए जंगलों में जगह क्यों नहीं देती सरकार, हैं फैक्ट्री खोलने के लिए, उद्योग खोलने के लिए तो जगह दे देती है, लेकिन इन बेचारों को कहीं बसने के लिए कोई जगह क्यों नहीं देती, उसमें तो ज़रा सा ही खर्च आएगा आदिवासियों को बसाने में। तो यहाँ पर अब क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर देखो ये इसका आंसर है, पूरा का पूरा ये लिख लेना, ये फर्स्ट का आंसर है आपका, ठीक है। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फ़र्क कर सूची कर दी गई है। इसका मकसद जो था वो दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना और उनको सज़ा दिलाना था, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारा का सारा आपको लिखना होगा, ये आप पूरा का पूरा लिख लेना, ये सेकंड का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा है। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे ये 2 पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स लिख लेना इसके अंदर, थर्ड वाले में। अच्छा फोर्थ है, अब
अब वही है कि इसको समझाना भी पड़ेगा। देखो, आदिवासियों का निवास स्थान क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो है आदिवासी कार्यकर्ता, देखो CK जानू यानी कि मिस्टर जानू का ये आरोप है कि आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न प्रदेशों की जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, उद्योगों के लिए और व्यापार और पेपर मिल जैसे मिलों के लिए आदिवासी की ज़मीनों का दोहन करने के लिए उनको दे देती है, फैक्ट्रियों को, ठीक है। और फिर वो जो क्या करते हैं कि आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को उजाड़ने की छूट दे देती है सरकार खुद ही। तो वो वहाँ से हटाएंगे पहले तो आदिवासियों को, फिर वहाँ पे फैक्ट्री डालेंगे, फिर अपना और वहाँ पे जो है उद्योग बढ़ाएंगे वहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि वो तो अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए ना आदिवासी। दूसरा ये हो गया कि इसके अलावा जंगलों को आरक्षित कर दिया जाता है और अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है, नेशनल पार्क्स बना दिए जाते हैं, तो भी वहाँ पे सरकार फिर मतलब आदिवासियों को बसने की इजाज़त नहीं देती कि ये तो जी इस टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नहीं आ सकते आप, उधर नेशनल पार्क वाला क्षेत्र है, आप वहाँ पे भी नहीं बस सकते। तो इंसान जाएगा कहाँ रहने के लिए, ठीक है। जंगल का इंसान जंगल में ही तो रहेगा। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, एक ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट है 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी हुई। तो फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप यहाँ बुक में से लिखेंगे। ये बुक है आपकी राजनीतिक सामाजिक जीवन, तो उसका आंसर आप ये वाला लिखोगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया जा रहा है। यानी कि अभी तक ये थोड़ा मतलब घुमा फिरा के कुल मिला के बात ये बोली जा रही है कि अभी तक जितने भी वनवासियों के साथ अन्याय होता आ रहा है, तो उस अन्याय को आगे ना कंटिन्यू किया जाए, तो अब ये नियम पारित किया जा रहा है। इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। यानी कि वनवासियों का अधिकार है कि वो जंगल की चीज़ों का उपयोग कर सके। इस कानून में यह भी कहा गया है कि इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। यानी कि वन का संरक्षण करने में ये लोग सक्षम होते हैं और जैव विविधता वाले क्षेत्र जो कि सरकार द्वारा आरक्षित कर दिए गए हैं, तो उनके आसपास भी वो बस सकते हैं। कुल मिला के बात ये है, जो ये अभयारण्य और ये नेशनल पार्क्स वगैरह बना दिए जाते हैं, तो उनके आसपास उनको बसाया जा सकता है, क्योंकि वो वन में ही रहते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के आदी होते हैं, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है ये सरकार द्वारा पारित किया गया है। ये पूरा का पूरा आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ये पूरा लिख लेना, ठीक है। हमने वो आंसर इसलिए लिखा है वहाँ से क्योंकि देखो इसमें कहीं जो है सिर्फ आरोप ही आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर, और मांगों का कुछ मांगे तो बता रहे हैं कि ये हमें चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, हमें अधिकार चाहिए जंगलों पे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किस तरीके से मांगे पूरी हुई हैं। तो वो मुझे किताब तक जाना पड़ा फिर आंसर ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की ज़मीन, आदिवासियों की मांगे किस प्रकार पूरी हुई। तो यहाँ पर 2006 का अधिनियम जो है वो पारित हुआ था, तब जाके इनकी मांगे पूरी हुई कि उनको उनकी ज़मीन पर अधिकार मिला, ठीक है। तो आप वो पूरा का पूरा जो अधिनियम है वो लिखोगे, और ये भी ऐड कर देना कि 2006 में जाकर उनकी ये मांगे पूरी हुई थी, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।